सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th और 12th के चैनल पे। और बच्चों हमारा काफ़ी टाइम से मतलब कि हम लोग केमिस्ट्री पूरा एक हफ्ते से शायद हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस हमारा थोड़ा था आगे। हमने फिजिक्स पहले शुरू कर ली थी और केमिस्ट्री थोड़ा बाद में शुरू की थी। प्लस हमारा पहला पेपर भी केमिस्ट्री का है जो कि 7th को है। अब जैसे कि अगर केमिस्ट्री का पेपर हमारा 7th को है और हमें अगर 2 तारीख से रिवीजन शुरू करनी है, आप समझ सकते हैं, तो बच्चों हमें उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करनी है। आपको पता होगा कि हम लोग कुछ दिन से वन शॉट या रिवीजन टाइप लेक्चर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आपको बता दूं, ये लेक्चर्स बेसिकली रिवीजन बेस्ड लेक्चर्स हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं कर रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन उनके कंसेप्ट के डिटेल में ना जाते हुए उनको बस रिवाइज कर रहे हैं, जैसे कि वन शॉट टाइप होता है। लेकिन ये वाला लेक्चर जो है, ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। अब इसमें मैं चाह रहा था कि हम लोग जो हमारी थियरीज हैं, जैसे कि वर्नर थ्योरी है या वीबीटी है या सबसे इंपॉर्टेंट सीएफटी है, उसको हम लोग एक अलग लेक्चर में लें। इसीलिए हमने यहाँ पे पार्ट 1 आउट ऑफ 2, यानी इसको हम 2 पार्ट में लाएंगे। और ये जो पार्ट 1 है आउट ऑफ 2 वाला, ये रिवीजन है और वो भी रिवीजन ही रहेगा। इस वाले पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बेसिक बातें करने वाले हैं और साथ ही साथ बेसिक बात के साथ साथ हम लोग इसके अंदर बच्चों आज का मेन टॉपिक जो होगा वो होगा नॉमेनक्लेचर। चलिए, अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, पहले इतना जान लेते हैं। देखो, हम सबको पता है कि 3 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं इस दुनिया में, जिसमें से 2 को हम लोग एक्चुअली 9 से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। जब 1-2 लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स लेते और देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसको बोलते थे हम लोग आयनिक कंपाउंड। कैटायन ने इलेक्ट्रॉन दिए और एनायन ने ले लिए, दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। फिर होता है कोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, बहुत कम बच्चे जानते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब होता है जहां पे एक हमारे पास होता है लुईस एसिड। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में। एक होता है लुईस एसिड और एक होता है बच्चों लुईस बेस। और जब लुईस एसिड और लुईस बेस एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एक्चुअली इन कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे कोवैलेंट में क्या होता है, 2 लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते थे, इसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते थे। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया करता था, उस पे प्लस इस पे माइनस, इनके बीच के बॉन्ड को आयनिक कहते थे। यानी एक दे रहा है दूसरे को तो आयनिक, 2 लोग आपस में शेयर कर रहे हैं तो उसको बोलते थे कोवैलेंट। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच जिसको लुईस बेस कहते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसको लुईस एसिड कहते हैं। और लुईस बेस अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स लुईस एसिड की तरफ शिफ्ट करता है, यानी कोई एक ही इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है और दोनों शेयर करते हैं। तो ये फर्क है कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, लेकिन एक में कोवैलेंट में दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि सिर्फ एक रखता है और दोनों उसको शेयर करते हैं। बेसिक आइडिया है, धीरे धीरे आगे पढ़ के चैप्टर समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर दोज एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये अपनी आइडेंटिटी, जैसे कि आपको याद हो आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डाल दो तो वो कैटायन और एनायन बनाते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये सॉलिड में जैसे हैं वैसे अगर आप इन्हें डिसॉल्व कर दो तो ये वैसी ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है जी। इन दीज कंपाउंड्स द सेंट्रल एटम, धीरे धीरे आप जानोगे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन इनके आसपास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना के लोग बैठे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि K4FeCN6। अब आप K4 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या होता है, Fe जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यानी कि ये लुईस एसिड है मान लो, और इसके आसपास 6 आप देख सकते हैं क्या लगे हुए हैं, CN। एक CN यहां से आया, एक CN यहां से, एक CN यहां से, एक CN, शेप जो भी बना दी इसने ऑक्टाहेड्रल, जो भी शेप छोड़ो अभी, लेकिन CN यहाँ पे 6 लगे हुए हैं। अब ये 6 CN करते क्या, ये 6 CN बेसिकली एक लोन पेयर इसको यहां से देते हैं। CN क्या होता है भाई, CN आपको पता है साइनाइड, CN माइनस कह लो। अब CN एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन रिच आयन है, आप कह सकते हो लुईस बेस है ये, और ये अपने इलेक्ट्रॉन आयरन की तरफ शिफ्ट करता है, दोनों इसको शेयर करते हैं।
K4 यहाँ पे काउंटर आयन है जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आया, अभी हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। और बच्चों इनसे बनता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, नाम है इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। अभी इसका IUPAC नेम के ऊपर भी बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमने, ये ब्रैकेट में, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हम लोग क्या भी नाम देने वाले हैं, कॉम्प्लेक्सेस। और ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में होता है सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट करवाता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और आसपास होते हैं, इनको अभी हम बोलेंगे लिगेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करते हैं। चलिए धीरे धीरे आते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिनको हम अभी स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहे थे उसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अब आप समझते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज in which central metal atom or ion is surrounded by number of ions or neutral molecules। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। ध्यान सुनना, इस वाले में अगर मैं K को हटा दूं, K 4 है यहाँ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, -4, तभी तो यहाँ +4 के लगे हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो इसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी कह देंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे कोबाल्ट लगा हुआ है और कोबाल्ट के साथ मान लेते हैं 6H2O लगे हुए और इस पे चार्ज है मान लो +3। तो कोबाल्ट हो गया हमारे लिए सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो बीच में होगा। उसके आसपास होंगे लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो कि 6 पानी के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 है। क्यों है +3? बिकॉज कोबाल्ट की वैलेंसी +3 होती है और नेगेटिव वाला इसके साथ कोई नहीं लगा हुआ, तो चार्ज +3 रह जाएगा। ये हो गया हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे अगर बात करें, आयरन है, मान लो आयरन, अब मान लो आयरन के साथ एक Cl लगा हुआ है और NH3 लगे हुए हैं 5। अब Cl जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ये हमारा, अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, उन्हें लिगेंड्स कहते हैं, आगे नाम आएगा भी। तो Cl भी लिगेंड हो गया और NH3 भी लिगेंड हो गया। अब Cl पे चार्ज माइनस होता है, आयरन की वैलेंसी यहाँ पे मान लेते हैं +3 है, तो उसमें से -1 ने एक न्यूट्रलाइज कर दिया, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, तो बच जाएगा +2। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए, कैटायनिक एंटिटीज हो गई, क्योंकि इन पे चार्ज प्लस है। ऐसे अगर चार्ज माइनस हो, जैसे कि मान लो Fe के साथ 6 Cl लगे हुए, अब Fe पे चार्ज क्या होता है, Fe की वैलेंसी क्या होती है, तो आंसर है +3। अब उसके बाद 6 Cl लगे हुए तो -6 लगे हुए, तो -3 का चार्ज ज्यादा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अगर नेगेटिव आ गया तो हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे प्लैटिनम है। अब प्लैटिनम के साथ मान लो हमारे पास 2 NH3 लगे हुए और ऐसे मान लो 2 Br लगे हुए और ऐसे मान लो 2 Cl लगे हुए। अब प्लैटिनम पे चार्ज +2 होता है, NH3 पे कुछ नहीं है जो इसको लोन पे डोनेट कर रहे हैं, Br पे चार्ज -1 होता है, तो 2 Br हैं, तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, लेकिन Cl भी तो बचा हुआ है, तो ओवरऑल इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस आ जाएगा। अभी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी ये सीखना नहीं है, अभी ये सीखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव हुआ तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव हुआ तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन ध्यान दें, एक नोट का पॉइंट यहाँ पे हम चाहे लिख ले, कॉम्प्लेक्सेस कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। कॉम्प्लेक्सेस जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लो प्लैटिनम, उसकी वैलेंसी है +2, उसके साथ 2 Cl आ गए और बाकी उसके साथ 4 H2O आ गए, तो ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भैया आपके ऊपर क्या आए, कोई चार्ज आए। क्योंकि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके ऊपर कोई चार्ज आता है तो वो इसलिए आया है कि जो आसपास लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाए। लिगेंड्स के ऊपर भी बात करेंगे तो ये बात आपको और ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन लिगेंड्स दो प्रकार के हो सकते हैं। लिगेंड्स होते कौन है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाते हैं। अभी दो प्रकार के होते हैं, या तो ये न्यूट्रल होते हैं या तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे NH3 जो है, जैसे वहां पे H2O है वो न्यूट्रल है,
यहाँ पे H2O न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है। तो ये हमारे चार्ज को बैलेंस नहीं करते। इलेक्ट्रॉन के पेयर तो देते हैं लेकिन चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पे ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि Br है, Cl है, यहाँ पे भी Cl है, तो ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं और ये चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब अगर इन्होंने चार्ज को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर दिया सेंट्रल मेटल एटम के, तो कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा। नहीं कर पाए तो पॉजिटिव आ जाएगा, ज्यादा नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। उस हिसाब से धीरे धीरे हम सीखेंगे। चलिए, अब वही दो टर्म्स आ गए, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। जैसे इन सारे एग्जांपल में आयरन कौन हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, प्लैटिनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, यहाँ पे प्लैटिनम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम है। और जनरली ऐसा होता है, हमने अभी कल ही वन शॉट किया है, जनरली ऐसा होता है कि डी और एफ ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स ही सेंट्रल मेटल एटम बनाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ही अक्सर हमें सेंट्रल एटम जो है वो बना के देते हैं, क्योंकि वही लोग अक्सर, उनके जो डी ऑर्बिटल है वो खाली रहता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो अक्सर वही लोग ये फॉर्म करते हैं। लिगेंड्स कौन होते हैं, मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये चार्ज्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब सेंट्रल मेटल एटम के एज सच कोई टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन लिगेंड्स के हमारे पास टाइप्स भी होते हैं। आओ समझें कैसे। सबसे पहले आ रहे हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स। डेंट का मतलब होता है बच्चों दांत, कि आप कितनी जगह से लिगेंड जो है वो कितनी जगह से अटैक कर सकता है। तो यूनिडेंटेट का मतलब होता है उसके पास एक दांत है, यानी वन डोनर साइट है। जैसे H2O में आपको पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, O इलेक्ट्रॉन रिच है, O के पास लोन पेयर्स हैं, तो सिर्फ O की साइड से अटैक होगा। आयरन के पास मान लो 4 H2O है, तो एक्चुअली O जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, O जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, O जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो O की साइड से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो उसको हम वन डोनर साइड दे रहे हैं। ऐसे ही NH3 में N की साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो यहां पे भी ये वन डोनर हो गया। एक साइड से अटैक हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडेंटेट। क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट। ऐसे ही बच्चों आपको समझना है कि अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग बात करें डाइडेंटेट, नाम से समझ गए आप, जो एक ही बारी में दो जगह से अलग अलग जगह से अटैक कर सके। जैसे यहाँ पे ऑक्सलेट आयन बना हुआ है। अब ऑक्सलेट आयन क्या होता है, ये होता है COO- और इसके इधर भी होता है CO-, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक से बना हुआ। अब ये अगर मान लो यहाँ पे आयरन आया, तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी, तो दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वहीं पे अभी हमने देखा कि आयरन के आसपास अगर NH3 आया तो वो सिर्फ N की साइड से एक जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो वन डोनर हुआ, यानी कि वो यूनिडेंटेट हुआ। लेकिन ऑक्सलेट आप देख सकते हो दो अलग अलग जगह से ऐसा कर सकता है, तो वो क्या हुआ, डाइडेंटेट, जिसको बाइडेंटेट भी कहा जाता है। बाइडेंटेट भी कहा जाता है। मैं आपको समझा चुका हूं, डेंट का मतलब यहाँ पे दांत है। ठीक है जी बच्चों। अब ऐसे हमारे पास इथाइलिन डायअमीन, जिसको हम शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये तो काफी फेमस है, काफी आपको मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे क्या है, CH2, यहाँ पे क्या होता है CH2, इसमें इसको मैं हटा देता हूँ चाहे, इसमें इधर कौन लगा होता है, ये देखो NH2, और इधर भी कौन लगा होता है NH2। अब N पे भी लोन पेयर, N पे भी, तो ये यहाँ N से भी जा सकते हैं, ये N से भी जा सकते हैं, तो ये भी 2 डोनर हुआ। यानी एक ही बारी में जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन अटैक करवाए, दो जगह से जाके वो लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइडेंटेट, और जो एक ही जगह से लगे उसे बोलते हैं यूनिडेंटेट। ऐसे ही क्या कोई दो से ज्यादा जगह से भी लग सकता है, तो आंसर है हाँ, जो दो से ज्यादा जगह से लगेगा उसको, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, उसको हम लोग बोलेंगे मिला के पॉलीडेंटेट। अब जैसे कि हमारे पास EDTA होता है, EDTA क्या होता है बच्चों, देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक। अब ये एक जगह यहाँ से कार्बोक्सिलिक से अटैक कर सकता है, एक ही यहाँ से अटैक कर सकता है, एक ही यहाँ से अटैक कर सकता है, तो 4 तो यही हो गई। प्लस आपको पता है नाइट्रोजन, अगर मैं ये जगह मार्क कर दूं तो एक तो ये यहाँ से अटैक कर सकता है, एक ही, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर भी तो लोन पेयर होते हैं,
तो एक ही यहाँ से अटैक कर सकता है, एक ही यहाँ से अटैक कर सकता है, एक ही यहाँ से अटैक, यहाँ यहाँ यहाँ, तो टोटल 6 जगह से, 6 अलग अलग जगह से ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और अगर ये 6 अलग अलग जगह से अटैक कर सकता है तो ये कौन हो गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। यानी कि 2 से ज्यादा जगह से अटैक करने वालों को मिला के हम पॉलीडेंटेट बोलते हैं। अब 3 हुए तो ट्राई, 4 हुए तो टेट्रा, वो ऐसे चलता रहेगा, आप समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये 3 प्रकार के लिगेंड्स आए। पहला हमारे पास आया कौन, यूनिडेंटेट, जिसको मोनोडेंटेट भी कई लोग कह देते हैं, एक जगह से अटैक करेगा। बाई या डाइडेंटेट, जो 2 जगह से करेगा। पॉली मतलब जो 2 से ज्यादा जगह से करेगा। फिर आते हैं हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, अगेन यहाँ पे एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब होता है जो एक ही बारी में एक जगह से अटैक करें, लेकिन उनके पास अटैकिंग साइट्स के ऑप्शन 2 हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जांपल हमारे पास है Cn- और Nc-। अब अगर आप ध्यान से सुने तो अगर यहां पे हमारे पास आयरन है तो आयरन पे C वो N की साइड से भी अटैक कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो C के साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर। तो एम्बीडेंटेट होते कौन है, जो एक बारी में तो एक ही जगह से अटैक करेंगे, बट दे हैव मोर देन 1 अटैकिंग साइट्स। ये वैसे तो मोनोडेंटेट हैं, वैसे तो ये एक बारी में एक ही जगह से अटैक करेंगे, या जैसे कि मान लो मैंने पेंसिल को इधर से भी शार्प कर दिया, इधर से भी शार्प कर दिया। अब लिखने को तो मैं एक बारी में एक ही जगह से लिख पाऊंगा ना, लेकिन मैं इधर से भी लिख सकता हूं और मैं इधर से भी। ऐसे ये Cn के साइड से भी अटैक कर सकता है और Nc से भी। आपको शायद याद हो 11th क्लास, इसको साइनाइड बोल देते हैं, तो इसको आइसोसाइनाइड बोल देते हैं, है ना। ऐसे हमारे पास एक और एग्जांपल भी है बच्चों, NO2- एंड ONO-। ये एक बारी N के साइड से भी लग सकता है और एक बारी O के साइड से भी लग सकता है। तो ऐसे लिगेंड जो एक बारी में तो एक ही जगह से लगेंगे, बट दे हैव मोर देन 1 अटैकिंग साइट्स, लेकिन उनके पास जो अटैकिंग साइट्स होंगी वो एक से ज्यादा होंगी। इन्हें कहा जाएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो अगर आपसे पूछे कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स और बाइडेंटेट लिगेंड्स में क्या फर्क है, तो आप चाहे लिख लो कहीं, बाइडेंटेट लिगेंड्स कैन अटैक फ्रॉम 2 different sites at the same time, whereas ambidentate ligands can attack from 1 side at a time but have more than 1 different attacking sites। ठीक है जी, तो ये फर्क हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग चिलेटिंग इफेक्ट। अब चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, चलो इससे पहले इसको आप पढ़ो, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं अगर यहाँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम बैठा हुआ है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होने वाले हैं। क्यों डोनेट होने वाले हैं, ये डी ब्लॉक के लोग हैं, इनके पास ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनको भरने के लिए आसपास लिगेंड्स आते हैं एंड दे डोनेट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के आसपास मान लो थोड़ी देर के लिए हमें 4 लोगों को बिठाना है। सेंट्रल मेटल एटम के पास मान लो हमें 4 लोगों को बिठाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि मैं 4 यूनिडेंटेट लिगेंड्स को बिठा दूं, मैं 4 यूनिडेंटेट लिगेंड्स 4 NH3 बिठा दूं, 4 H2O बिठा दूं। लेकिन बस एक और तरीका भी है कि मैं सेंट्रल मेटल एटम के आसपास दो बायडेंटेट लिगेंड्स को बिठा दूं, क्योंकि बायडेंटेट लिगेंड्स कौन है, तो बायडेंटेट लिगेंड्स वो हैं जो एक ही बारी में 2 जगह से अटैक करेंगे। जैसे कि मान लो EN, अब अगर मैं EN बिठाऊंगा तो मुझे सिर्फ 2 ही EN बिठाने होंगे, क्योंकि वो एक ही बारी में 2 से अटैक करेगा। हमें 4 लोग लगाने थे, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर चाहिए थे। हम VBT में समझेंगे भी, VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इस चैप्टर में पढ़नी है हमें, कि इलेक्ट्रॉन पेयर आते कैसे हैं, आने से क्या शेप में बदलाव होता है, ये सब बातें। लेकिन मुझे इसके आसपास 4 लोगों को बिठाना था, तो मैं 4 ऐसे लोग बिठा सकता हूं जो एक एक पेयर दें, एक एक जगह से लगे।
या मैं दो ऐसे लोग भी बैठा सकता हूं जो दो जगह से लगे। आपके हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें और इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा। यानी दोनों, आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना के बैठे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बट दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो शायद आपको इसका आंसर ना पता हो, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में मान के चल रहा हूं, पहली बार जान रहे हो। ऑब्वियस बात है, वैसे तो हमारा में आ गया, अब तो आपने पढ़ लिया होगा इसका आंसर क्या है। बट अगर कोई पहली बार इसको पढ़ रहा हो तो वो कहेगा फर्क क्या है, दोनों सेम से ही तो है, क्योंकि भाई वो भी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, ये भी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो फर्क क्या है। तो फर्क है कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, इसने यहाँ पे क्लोज साइकिल्स बना ली, और ऐसा देखा गया कि जो क्लोज साइकिल्स बनाते हैं, जो बायडेंटेट होते हैं, या जो जिनको डाइडेंटेट कह लो, आप जो भी कह लो, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं ड्यू टू साइक्लाइजेशन, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसी इफेक्ट को चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो ऐसा कर सकते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड्स कहा जाता है। तो डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कॉज साइक्लाइजेशन अराउंड द मेटल एटम विच आर नोन एज चिलेट, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, चिलेट। एंड सच लिगेंड्स uses 2 or more donor atoms to bind a single metal ion and are known as chelating ligands। और ऐसे ligands को क्या कहा जाता है, chelating ligands कहते हैं। ऐसे ligands को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, chelating ligands। अच्छा, more the number of chelating rings, more is the stability of complex। The stabilization of coordinate compounds due to chelation is known as chilate effect। यानी वो ligands को कहेंगे चिलेट लिगेंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, चिलेट इफेक्ट या फिर चिलेटिंग इफेक्ट, एक ही बात है। ठीक है जी। ऐसा क्यों? एग्जांपल के तौर पे यहाँ अगर हमारे पास मान लो थोड़ी देर के लिए आयरन है, और यहाँ पे हमारे पास 4 आके बैठते हैं, मान लो NH3, और ऐसे अगर आयरन के आसपास 2 आके बैठते हैं, कौन, En। अभी मैं चार्ज क्यों बना रहा हूं वो सब आप छोड़ दो, लेकिन क्या ऐसा कहना ठीक है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ये वाला क्या होगा बच्चों, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में वहाँ पे बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है। डन है जी। एक आध नंबर का सवाल इसके ऊपर पूछ सकते हैं। डन। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है यार, देखो हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पिछली क्लासेस में भी निकाला है, यानी कि हमने उसको कैलकुलेट किया हुआ है रेडॉक्स चैप्टर में 11th क्लास में। अब यहाँ पे भी वही काम करना है कि कैसे हम, बस यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, तो आंसर है सेंट्रल मेटल एटम का, यानी कि कोबाल्ट का, आयरन का, प्लैटिनम का, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्यों निकालना है? इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। पहला, हम कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्यों आ रहा है, ये -3 क्यों आ रहा है, ये +3 क्यों आ रहा है, या ये चार्ज कहाँ से आया, क्यों आया, इसका आंसर मिलेगा कहीं ना कहीं। प्लस हम जो IUPAC नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं आज कंपाउंड्स की, उनमें भी कहीं ना कहीं ये आपको काम आने वाला है। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं, एक्चुअली सीख नहीं रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सीख तो हम लोग चुके हैं इन 11th क्लास। कुछ बातें आपको बस पता होनी चाहिए, जैसे कि एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट है, उसके साथ मान लेते हैं 3 NH3 बैठे हुए, और उसके साथ मान लेते हैं 3 Br बैठे हुए। अब बच्चों आपको यहाँ पे ये पता होना बहुत जरूरी होगा, यहाँ पे आपको ये पता होना बहुत जरूरी होना चाहिए, कहाँ गया, कि NH3 जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। ये लोन पेयर तो डोनेट करेगा, बट ये लिगेंड न्यूट्रल है। और जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये हर बार नहीं लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे। आपको एक पता होना चाहिए कि Br पे चार्ज -1 होता है, और NH3, यार इतना तो पता होगा कि जो एमोनिया है, एमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं होता ना, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, है ना भाई। तो इस हिसाब से अगर बात करें बच्चों, फिलहाल
तो अब हमें करना क्या है, पहली बात इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा उसको आप इक्वल टू में इधर रख दोगे, जो कि फिलहाल 0 है बिकॉज पूरा हमारे को कोई चार्ज दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x रख देंगे क्योंकि हमें इसको निकालना है। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ब्रोमीन का अभी आपने कहा, मैंने आपको बताया -1 है और 3 ब्रोमीन बैठे हुए हैं। अब इसको हम अगर सॉल्व कर दें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको हर बार ऐसे करना है, अगर आपको लगता है आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम तो क्यों ना सॉल्व करके ही दिखा दे, है ना। वैसे ऐसा क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम है कि भैया आपको सिर्फ ये पूछ लिया कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, थोड़े से चांसेस कम है, आ भी सकता है, बट इसके यूज आगे हैं। चलिए एक और आता है, मान लेते हैं यहाँ आता है हमारे पास प्लैटिनम, और प्लैटिनम के साथ लगे हुए हैं मान लेते हैं NH3 2, और इसके साथ लगे हुए हैं मान लेते हैं OX 2, और इसके ऊपर चार्ज है बच्चों मान लेते हैं +1। ठीक है जी। अब इस पूरे पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 है। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और कितने बैठे हुए हैं, 2 बैठे हुए हैं, तो -2। इस हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 ही आता है, जनरल में बात कर रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है कॉपर, और कॉपर के साथ बैठा हुआ है H2O 2, और साथ में बैठे हुए मान लेते हैं NO2 के 4, और इस पे चार्ज है -2। अब पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है बच्चों वो -2 है। कॉपर पे X आ गया, H2O पे 0 आ गया, और NO2 पे क्या आ गया, -1, जो कि कितने बैठे हुए हैं, 4। तो ओवरऑल यहाँ पे X -4 इज इक्वल टू -2 आ गया, तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई हमारे पास +2। यहाँ से X की वैल्यू आ गई हमारे पास +2, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +2 आ गया। अब ये तो सिंपल मतलब कि जहां पे आपको चार्ज दे रखा है, कई बार क्या होता है बच्चों, काउंटर आयन दे रखा होता है। काउंटर आयन क्या होता है, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज माइनस का है, तो इस माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो एक प्लस का यहाँ पे बैठा होगा। जैसे कि आपको याद हो, आज जब सबसे पहले हमने यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स देखा तो मैंने कहा था आपको इसके ऊपर -4 चार्ज था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 4 के आ गए थे, है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयन लगते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे है K2, इसके बाद हमारे पास Fe, और यहाँ पे हमारे पास आया Cl, और साथ में H2O लगे हुए 5। अब इस केस में हम लोग कैसे Cl नहीं 5 तो नहीं, इस पे मान लेते हैं हम लोग 4, और ये हमारा है 2। अब इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, जब भी आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, आप हमेशा काउंटर आयन को वहां से हटा दो, इससे आसानी हो जाएगी। अब अगर मैं इस काउंटर आयन को हटाता हूं तो यहां से 2K+ बाहर आ जाएंगे, और आपको अभी बताया ये लोग टूटते नहीं है पानी में, इनकी डेफिनेशन यही है कि सॉलिड स्टेट और एक्वा स्टेट दोनों में सेम रहते हैं। तो क्या बनेगा, Fe, इसके साथ आ जाएंगे Cl4, और इस पे आ जाएगा H2O 2। अब कमाल की बात यह है, इस पे चार्ज क्या है, प्लस था, ये 2 प्लस के बैठे थे, तो अगर हटे होंगे तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा, ये हमारा फोकस रहेगा, ना कि वो, है ना। तो अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मान लिया था हमने X, Cl पे होता है -1, 4 Cl बैठे हुए, H2O का होता है 0, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2 आ गया, डन है। तो यहाँ से आ गया -4, X की वैल्यू कुल मिला के आ गई +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारे पास, मान लो निकल, इसके साथ आ गए हैं Cn के 2, H2O और के 2, और यहाँ पे आ गया मान लो एक Cl बाहर आ गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो काउंटर आयन यहाँ पे Cl बैठा हुआ है, और Cl जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा, ये तो टूटता नहीं है कॉम्प्लेक्स, तो ये बनाएगा CN2
H2O2 इस पे आ जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा Cl माइनस, क्योंकि Cl पे चार्ज -1 होता है तो क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हमारा जो फोकस होना चाहिए बच्चों वो ये होना चाहिए, उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो। चलो आओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, Cn पे चार्ज -1 होता है, Cn माइनस, H2O पे चार्ज कुछ नहीं होता, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस है, उस हिसाब से बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, और अभी ये 4-5 एग्जांपल तो मैंने कराए, अभी जब हम लोग यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी ये करना ही है, आपको पता होगा शायद। तो फिर अगर हमें इनके IUPAC नेमिंग में करना ही है नॉमेनक्लेचर में ये, तो वहां पे भी इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पहले आगे बात करें, फिर सीधा आ जाएंगे बच्चों हम लोग नॉमेनक्लेचर पे। पहले ये बात करते हैं छोटी सी कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच जो हमारे लिगेंड्स हो वो सेम हो, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो, एक से नहीं, एक ही प्रकार के लिगेंड से, एक लिगेंड से नहीं, एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो, उसे कहा जाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे Fe के साथ 6 H2O बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है और वो है H2O, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, होमोलेप्टिक। ऐसे कॉपर के साथ मान लेते हैं NH3 बैठे हुए हैं 4, तो ये भी हो गया हमारे पास होमोलेप्टिक। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड जो हैं वो बैठे हो, इन्हें कह देते हैं हेट्रोलेप्टिक। जैसे कि बच्चों पीछे भी काफी एग्जांपल किए, मान लो Cn बैठे हुए हैं 4 और Cl बैठे हुए हैं 2 और चार्ज आ गया -3, तो ये हेट्रोलेप्टिक हो गया, क्योंकि इसमें एक हमारे पास Cn है और एक हमारे पास Cl है, अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड्स हो तो उन्हें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है बच्चों। डन है। चलिए आते हैं इस चैप्टर के आज के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है नॉमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्सेस का नाम कैसे देना है, कुछ यहाँ पे नियम लिखे हुए हैं, अगले पेज पे भी 2 नियम हैं, और इनको मिला के 7 नियम अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम कर सकते हैं। अभी हम लोग जब इसका ये सारे 7 नियम पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम पीछे अब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहला, हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में नाम देना है, एक है नेम ऑफ कैटायन और एक है नेम ऑफ एनायन। अब अगर आप नोटिस करें ध्यान से तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो कैटायन हो वो काउंटर आयन हो और एनायन हो वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कैटायन काउंटर आयन हो और एनायन हमारा कॉम्प्लेक्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कैटायन और एनायन हो ही ना, उस केस में तो फर्स्ट वाला पॉइंट फिर काम का ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल दिया था, ये इस पे कोई चार्ज ही नहीं है तो कैटायन एनायन है ही नहीं, तो फिर वाला पॉइंट की बात नहीं हो रही है, बट जनरली होता है, इसलिए ये पॉइंट है कि हमें 2 हिस्सों में नाम देना है। द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्सेस। कुछ भी हो जाए हमें कैटायन का नाम पहले देना है और एनायन का नाम बाद में, जैसा कि हम करते हैं। डिसिमिलर लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कह रहे हैं अगर हमारे पास ऐसे लिगेंड्स हैं जो अलग अलग है, जैसे मान लो एक तरफ आपके पास ब्रोमीन आ गया, एक तरफ आपके पास पानी आ गया, वाटर आ गया, तो पानी के लिए हम लोग, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, एक्वा यूज कर रहे हैं, और ब्रोमीन के लिए हम लोग ब्रोमीडो यूज कर रहे हैं। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, ABCD फॉलो करते हुए लिखना है, और लिगेंड्स का नाम पहले आता है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में आता है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं तो आपको पता है नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा ये लगाना है, और अगर उनके खुद के नाम में डाई ट्राई आता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो आपको डाई ट्राई नहीं लगाना है, उस केस में आपको बिस, ट्रिस या टेट्राकिस लगाना है। चलिए, इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन, अगर वो एनायन है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लगाना है। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स एनायन है, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो हमें मेटल के नाम के पीछे, जैसे कि कॉपर है उसके नाम के पीछे क्यूपरेट लगा देना है।
आयरन है तो फेरिएट लगा देना है, प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट लगा देना है, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लगा देना है, वो भी हम समझेंगे। लेकिन ये हुए 5 कानून। छठा कानून कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर को आपको हमेशा जो रोमन्स होते हैं उसके फॉर्म में लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा किस फॉर्म में लिखना है बच्चों? रोमन्स में लिखना है। अगेन ये भी बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा एक कॉम्प्लेक्स को एक सिंगल वर्ड के रूप में लिखना है। कैटायन का नाम अलग है, एनायन का अलग है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स का नाम है, चाहे वो कैटायन में आए चाहे वो एनायन में आए, आपको उसे एक वर्ड के फॉर्म में नाम देना है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे 2 स्लाइड रखी है। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, सम लिगेंड्स, कुछ लिगेंड्स के यहाँ पे नाम देख लेते हैं। ऑल्दो बहुत सारे होते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिगेंड्स के नाम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर ब्रोमीन है तो उसके लिए हमें लगाना है ब्रोमीडो, कई लोग ब्रोमो भी लगा देते हैं। Cl है तो उसके लिए लगाना है हमें क्लोरिडो। वाटर है इसके लिए लगाना है एक्वा। NH3 है इसके लिए लगाना है अमीन। ध्यान दें, हमें अमीन में 2M लगाने हैं। ये बच्चे गलती करते हैं, हमें अमीन में क्या लगाने हैं? 2M, वरना मार्क्स कट जाते हैं बच्चों। OH माइनस है तो हाइड्रोक्सो। ऐसे ही अगर हमारे पास EN है, EN तो नाम इसका पूरा आएगा इथेन 1,2-डायअमीन। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये वाले अमीन में एक ही M आएगा, NH3 में डबल M। अब ये देखो, जैसे कि इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है, तो अगर हमारे किसी कॉम्प्लेक्स में 2 EN हुए, मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर मान लो 2 NH3 हुए तो डाई अमीन आता है, लेकिन 2 EN हुए तो डाई इथेन नहीं आएगा, क्योंकि इसके नाम में पहले डाई आ रहा है, तो वहां पे हम बेस लगाएंगे, जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है जी। ऐसे ही आयोडीन है तो आइडो आ जाएगा, है ना, वो सब तो CN है माइनस तो साइनो आ जाएगा। कई लोग साइनिडो भी यूज करते हैं। ठीक है जी। ऐसे यार बहुत सारे और हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा छाए हुए रहते हैं मेन। अच्छा, C2O4 माइनस, जिसके लिए OX यानी ऑक्सलेटो यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सलेटो। अच्छा, EN मतलब वैसे तो आपको पता है ना पूरा क्या होता है, ऐसे C2H4 की बजाय आपको OX भी लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे EN इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पीछे बनाया था ना इथेन 1,2-डायमीन, तो ये इथेन 1,2-डायमीन था, ये इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं। ऐसे ऑक्सलेट को ये या तो पूरा ऑक्सलेट लिखा होगा या OX भी लिखा हो सकता है, आपको समझ जाना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। आओ बेटा शुरू करें। जैसे कि मान लो हमारे पास प्लैटिनम के साथ NH3 लगे हुए हैं, मान लो 3, और साथ में लगा हुआ है Cl3, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे पहली बात तो, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो कैटायन एनायन वाला खेल तो खत्म ही हो जाता है। अब अगर कैटायन एनायन वाला खेल खत्म हो जाता है तो सबसे पहले इसके लिए अमीन और इसके लिए क्लोरिडो, तो A पहले आता है या C? तो आंसर है A। कितने हैं? आंसर है 3, तो ट्राई अमीन फिर ट्राई क्लोरिडो। ध्यान रखेंगे वो वाला पॉइंट कि कॉम्प्लेक्स का नाम हमेशा एक सिंगल वर्ड में आएगा। तो क्या आ गया? ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो। अब इसका नाम आएगा सेंट्रल मेटल एटम का, यानी कि प्लैटिनम, प्लैटिनम। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जो कि आप रफ में जाके निकाल लेना, अभी आपको सिखाया, और वो आ जाएगा 3। कैसे? इसका 0, इसका -1, 3 है तो उधर जाके 3 हो जाएगा। तो नाम हो गया ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो प्लैटिनम 3। कहीं पे कोई स्पेस हमारे पास नहीं आने वाला। चलिए एक और, कॉपर के साथ H2O बैठे हुए हैं 6, और चार्ज है इसके ऊपर +2। तो बताओ जी क्या नाम आएगा इसका? 6 के लिए हेक्सा। अच्छा, आप कैपिटल स्मॉल के पंगे में मत पड़ना बच्चों। हेक्सा। अब पानी के लिए एक्वा, और कोई लिगेंड नहीं है। कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 0 +2, तो सेकंड आएगा। अब जैसे कि इसके ऊपर चार्ज है, तो आप चाहे तो आपका मन करे तो आप स्पेस दे के आयन लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जैसे कि बच्चों ध्यान सुनना है थोड़ा सा, प्लैटिनम के साथ मान लो 2 EN लगे हुए, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और 2 क्या लगे हुए हैं? Cl।
ठीक है जी, चार्ज कुछ नहीं है। अब इस केस में ये जो है वो इथेन है और ये जो है वो Cl है, क्लोरिडो है। तो पहले तो इसका नाम आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले तो इसका नाम हमने लिख दिया, कैसे, डाई क्लोरिडो। अब इसके नाम में ये En है, इसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन, तो इसके नाम में पहले से ही क्या आता है, डाई। तो इसीलिए इसके नाम के आगे हम लोग डाई की बजाय लगाएंगे बिस। 3 होते तो लगाते हम ट्रिस, 4 होंगे तो टेट्राकिस। तो ये आ गया हमारे पास डाइक्लोरिडो बिस। और जो भी बायडेंटेट लिगेंड्स हैं या डाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, उनका नाम हमेशा ध्यान रहे ब्रैकेट में आएगा बच्चों। तो इनका नाम आ गया इथेन 1,2 डायमीन, सॉरी एक एम, इथेन 1,2 क्या आ गया बच्चों, डायमीन, और ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज। तो ये हमने ले दिया इसके लिए डाइक्लोरिडो, ये आ गया बिस इथेन 1,2 डायमीन, और यहाँ पे आ गया नाम के पीछे बच्चों क्या, प्लैटिनम, कहीं पे स्पेस नहीं देनी है, प्लैटिनम। क्या हो रहा है, नाम के पीछे क्या आ गया, प्लैटिनम। और बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालेंगे, इसका 2 आ गया, इसका कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। ठीक है जी। आओ अब कुछ काउंटर आयंस के साथ खेल लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास आया 2 K आ गए, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया Pt, इसके साथ हमारे पास आ गया Cn के मान लो 4। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये एक कैटायन है और एक एनायन है, तो कैटायन का नाम पहले यानी कि पोटेशियम। आप सबको पता है यहाँ पे डाई वाई तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो कैटायन का नाम है, तो डाई पोटेशियम नहीं, पोटेशियम। अब इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स का नाम शुरू करना है। Cn कितने, 4, 4 का मतलब हो गया टेट्रा। इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं साइनो या साइनिडो। अब अगर आप K को हटा दोगे तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव, क्योंकि K पे चार्ज पॉजिटिव होता है। और ये रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है यानी कि वो एनायन है, तो नाम के पीछे 8 लगाना है, और अगर IUM है तो हटा देना है। अभी तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं आया जिसपे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव हो, या तो था ही नहीं, या तो पॉजिटिव था, या तो था ही नहीं। लेकिन इसको हटा देंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आएगा तो हम यहाँ पे नाम प्लैटिनेट यूज करेंगे, ना कि प्लैटिनम। नाम आएगा प्लैटिनेट, पोटेशियम टेट्रा साइनो प्लैटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, यहां से आ जाएगा 2, तो आ गया पोटेशियम टेट्रा साइनो प्लैटिनेट सेकेंड। ऐसे ही मान लो यहां पे आया आयरन, इसके साथ बैठे हुए हैं OH2 Br2, मैं चाह रहा था माइनस वाला करा दूं, चलो यही कर लेते हैं, और बस ऐसा, ठीक है। और चार्ज आ गया -1। अब अगेन इस पूरे पे चार्ज क्या है, -1 है ना, तो -1 के लिए आयरन का नाम हो जाएगा पहली बात तो फेरेट। यहाँ पे है हाइड्रोक्सो और यहाँ पे है ब्रोमीडो, तो पहले कौन आएगा, ब्रोमीडो। कितने हैं भाई, 2 है, तो डाई ब्रोमीडो डाई हाइड्रोक्सो। आयरन नहीं आएगा, नाम आएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 4 में से गए 3। आयन लिखना ना लिखना मैंने आपको बताया था, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। डन है बच्चों। तो इस तरीके से अब एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का भी अगर हम लोग नाम कर ले बच्चों, यहां मान लो आ गया हमारे पास कि भैया जिसमें हमारा काउंटर आयन नेगेटिव आ जाए, एक ऐसा एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए मान लो हमारे पास आ गया यहाँ पे टाइटेनियम, इसके साथ आ गया हमारे पास NH3 के 2, और मान लो H2O के 4, और साथ में लगा हुआ है SO4। ठीक है जी। अब इस बार हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज पॉजिटिव है और काउंटर आयन नेगेटिव है, तो भाई ये हमारा पहले ही आएगा। ये अमीन है, ये एक्वा है। पहले क्या आता है, अमीन और एक्वा में ए दोनों में आ रहा है, लेकिन में एक में AM है और एक में AQ, तो अब इसे बात है पहले ये आएगा, यानी कि डाई अमीन, दोबारा बोल रहा हूं डबल M भूल मत जाना। और ऐसे ही टेट्रा एक्वा, नाम टाइटेनियम, या टाइटेनियम के पीछे IUM हटा के 8 लगाए, टाइटेनेट करें, नहीं, वो कब करना है, जब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव होता है। चलो ये तो इसका नाम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हटाएंगे -2 तो यहाँ +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, वो आपने सीख लिया। अब इसका नाम जगह छोड़ के सल्फेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फेट। तो इस तरीके से इनके नामकरण हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि कॉम्प्लेक्स के नामकरण के अलग अलग स्टेजेस हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो बस नॉर्मल, नेगेटिव है तो नाम के पीछे बदलना है, काउंटर आयन आगे है, पॉजिटिव वाला है तो आगे नाम, पीछे तो नेगेटिव। और काउंटर आयन के लिए कभी भी डाई ट्राई नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 2 पोटेशियम तो डाई पोटेशियम नहीं, मान लो यहाँ पे हमारे पास सल्फेट 2 होते तो डाई सल्फेट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन लिगेंड्स पे डाई आता है, और उसमें हमने बताया कि अगर किसी के नाम में खुद से डाई है तो उनमें जैसे ऑक्सलेट है, एक ऑक्सलेट का करते हैं, देखो एक ऑक्सलेट का करते हैं बच्चों। मान लो यहाँ पे आया हमारे पास जिंक और OX के आगे हमारे पास 2 है ना, OX पे चार्ज -2 होता है, और ऐसा करने पे हमारे पास आ गया इस पे -2 चार्ज, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, पहली बात तो इसके नाम के लिए हम ऑक्सलेटो यूज करते हैं। अब इसके नाम में कहीं पे भी डाई नहीं आता है, लेकिन है ये बाइडेंटेट, तो इसीलिए इसके नाम में लगाएंगे हम आगे बाय ही, लेकिन नाम इसका ब्रैकेट में देंगे क्योंकि ये बाइडेंटेट है। तो बाय ऑक्सलेटो, बाय कह रहा हूं सॉरी, डाई ऑक्सलेटो। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, कई बच्चों को ऐसा लगता है जो बाइडेंटेट होते हैं उनके नाम के आगे बिस्टिस आता है, नहीं, जिनके नाम में बाय ट्राई आ रहा है उनमें। लेकिन हाँ, बाइडेंटेट का नाम किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। तो डाई ऑक्सलेटो जिंकेट हो जाएगा ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2, आयन लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से नामकरण बच्चों इसका हो जाएगा, है ना। जिंकेट पे -2 आएगा ना, आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, और बेटा इस पे OX पे चार्ज -2 होता है, कैसे, एक O पे दूसरे O पे, है ना, ये तो मैंने बताया भी आपको। कहाँ गया, ये रहा, एक इधर माइनस एक इधर माइनस, तो -2 चार्ज होता है, लेकिन EN पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से भी हमारे पास आ सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस पे बात करेंगे बच्चों, कि हमारी जो 3 थियोरीज हैं, वर्नर थ्योरी 5-10 मिनट की है, ज़्यादा देर की नहीं है। सबसे ज़्यादा समय लेगी हमारे पास VBT, क्योंकि वहाँ पे हमें अलग अलग केसेस पढ़ने हैं, और उसके बाद हमें बात करनी होगी हमारी CFT की, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए पार्ट 1 लेकिन पूरा ढंग से करें, तभी पार्ट 2 पे जाएं, क्योंकि पार्ट 2 में पार्ट 1 का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है जी। तो रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं, ये अपने रिवीजन करते रहें। बहुत जल्द हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन आंसर, धमाकेदार क्वेश्चन उनके साथ मिलने वाला है, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का पेपर की तैयारी भी तो शुरू करनी है ना, जो कि हम 2 तारीख 3 तारीख के आसपास कर देंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।